कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के क्वेश्चंस। और ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। आप सभी एक एक क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लीजिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल के जो आने वाले हों, चाहे सीईटी का पेपर हो, तो आप सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत प्यारा सवाल है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा कि ए की आय बी की आय से 45% क्या है, अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 45% अधिक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, अधिक है। और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 रुपया है तो सी की आय ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। देखो, बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा सवाल है। पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, तरीका समझ लो। चलो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, इसने हमसे बोला है ए की बात की है, बी की बात की है, सी की बात की और डी की बात की। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ो कि ए की आय जो है, बोला है ए की जो आय है वो बी की आय से क्या बोला है, वो सभी क्वेश्चन दिख रहा होगा। जो ए की आय है वो बी की आय से 45% क्या है, अधिक है। तो 45% को बोलते हैं, सबसे पहले समझ लो 45/100 होता है। इसको 5 से डिवाइड कर दो, 9 बटा कितना हो जाएगा, 20। किससे तुलना की है, बोला है ए की आय बी की आय से। इंग्लिश में पढ़ लो, द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन। जिसके लिए देन यूज होता है, जिसके लिए ये देन यूज होता है, समझो किसकी वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है। याद रखो, टू है, देन है, ये सब जिसके लिए यूज होता है। जो वर्डिंग है समझिएगा, टू है, कभी किसी के लिए टू यूज हुआ है, कभी देन यूज हुआ है, या ऑफ यूज हुआ है, या का, हिंदी में का, से, ये जो वर्ड होते हैं ये जिनके लिए इस्तेमाल होते हैं वो सदैव कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में होता है, जिससे तुलना होती है। तो बटन कौन होगा, बी। तो 40 ये हो गया तुम्हारा 20 हो गया, और ज्यादा कितना है, 9, तो कितना हो गया, 29 हो गया। अच्छा, आगे क्या बोला है, आगे कह रहा है कि जो है सी की जो आय है वो ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। इंग्लिश में पढ़ सकते हो, सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ए एंड बी। अब दोनों का सम कितना है बेटा, 49 है। 49 का कितना है, 60% कम है। ऐसा बताओ, जब 60% कम है बेटा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। कितनी हो जाएगी, 40%। हर चीज कितनी होती है, 100%। कितना कम है, 60%। तो कितना हो गया, 40%। और 40% को बेटा बोलते हैं 2/5। तो इसको हो गया 2/5। अब कहता है डी की जो आय है सी की आय से 20% अधिक है। अब डी की आय कितनी हो जाएगी, 49 इंटू 2/5, और 20% अधिक है। 20% को बोलते हैं 1/5। 1 बटा कितना बोलते हैं, 1/5। तो मतलब 1/5, 5 पे ज्यादा कितना हो गया, 6/5। अब देखो नीचे क्या है, 25। कोशिश क्या करो, कभी भी रेशियो अगर आपको बनाना है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको आप सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो नीचे कितना दिया है, 25 दिया है। 25 से सबको भैया कर दो मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई। लेकिन देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ लोगे ना तो चीजें आधी आप सॉल्व। सी की आय पूछा है, किसकी आय पूछा है, हमसे सी की आय पूछा है, और बी और डी का अंतर दिया है। तो हम ज्यादा इंटू नहीं करेंगे, खाली किसकी बात करेंगे, हमको बी की बात किया है तो 25 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। और सी की बात किया है तो इसको गुणा कर दो, 25 से करेंगे तो ये 5 बचेगा, 10 ये 490 हो जाएगा। और इसकी बात किया डी का तो भैया 25 कैंसिल, 12 तो 12 9 108, 12 चौक 48, 48 तो कितना 58 हो जाएगा। ये हो जाएगा 588। अब देखो बी और डी का अंतर दिया है, बी है भैया 500 और डी का मान कितना है, 588 है। कितना है, 588। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 88। अब यही जो 88 है इसी की वैल्यू हमें दिया है 13,200, है ना। इसी जो 88 का मान, फिर से समझ लो हमने क्या किया है, जो बटे में 25 था इसको पूरे से, इसको भी आप 25 से गुणा करेंगे, लेकिन ए का कोई काम यहाँ है नहीं, क्वेश्चन में कहीं ए के बारे में बात नहीं कर रहा आखिरी में, तो हम क्यों उसको फालतू में ए को गुणा करें। मल्टीप्लाई उतना करेंगे जितना हमें जरूरत होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 88 का मान है, हमसे बेटा पूछा गया है, हमसे सी का मान पूछा है, और सी का मान यहाँ है 490। कैलकुलेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है यूनिट प्लेस लगा लो। तो यहाँ कितना है, 9 है, यहाँ
कितना है 2 है, कितना हो गया 9 दूनी 18, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 8 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा आगे और होगा, देखो काटो इसको, तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 9 है, 9 दूनी 18, 8 आ रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कोई नंबर की दिक्कत कर जाए, तो 11 से काटो, 11 ठीक कितना हो गया 88 हो गया, 11 कम 11 2, 11 दूनी 22, कितना हो गया गिरो, 8 से काटो 15 आ गया 150 हो गया। अब जीरो, अब 15 भैया बच रहा है, 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 नौया कितना होता है 135, कैरी कितना हो गया 12, 15 चक्कू 60, 12 कितना हो गया 72, कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 15 नौया 113 होगा 73, तो 73 7350, ये आपका आंसर हो जाए 73500। कौन सा आंसर आएगा 73500, ये वाला उत्तर होगा। एक बार फिर से मैं पूरा क्वेश्चन को समझाता हूं, ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आता है तो आप क्या करोगे, वहां ए की तुलना बी से हो रही है, बी और ए और बी की दोनों से तुलना किसकी हो रही है, सी की हो रही है, और डी की तुलना किससे हो रही है, सी से हो रही है। तो पहले क्या करो, ए और बी में ये बोला है 45% ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 45/100 हो जाएगा, 20 है तो 9 ज़्यादा है 29 हो जाएगा। अब दोनों की जो वैल्यू है 49 हो गई, वो उसका 60% कम है, तो 60% कम है मतलब कितना हो गया 40%, क्योंकि हर चीज़ क्या होती है 100%। ऐसे सोचो 60% अगर कम है तो वैल्यू हो जाएगी 40%। अब उससे वो 20% ज़्यादा है, तो ये बताओ 49 गुणे 2/5 का 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा 6/5। बस नीचे कितना है 25, 25 से पूरे को गुणा कर दो, यहाँ 25 दूनी 50, 500 हो गया, इसको 25 से गुणा करोगे 490 हो गया, इसको 25 से गुणा करोगे 25 25 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 गुणे 49 हो जाएगा, और ये नंबर आएगा 588। और यहाँ ए से मतलब गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, उतना गुणा करो जो आपके मतलब का हो। इसीलिए क्वेश्चन को ढंग से पूरा पढ़ लेना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और फिर प्रोसेस करना चाहिए कि क्या इसमें करें कि आपका सेकंडों में आंसर आ जाए, मतलब मिनटों में कितना आ जाए, सेकंडों में आंसर आ जाए। तो आपका ये 500 से कितना डिफरेंस है 588, 88 का मान हो गया 13200। हमें किसका मान पूछा है, सी का, और सी का मान है 490, और 490 का आंसर आ गया 73500। ये आपका था पहला क्वेश्चन, आप सभी समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। पहले कहता है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कहता है यदि ब्याज की गणना 5 मासिक आधार पर होती है, 5 का मतलब, मासिक का मतलब होता है 5 मंथली। जैसे हम पढ़ते हैं क्वार्टरली पढ़ते हैं, हाफ ईयरली पढ़ते हैं, मंथली पढ़ते हैं, वैसे क्या है 5 मासिक है, 5 महीने पर ब्याज की गणना होती है। जैसे समझो कहीं कहीं सवाल में लिखा होता है 6 महीने पर गणना होती है, हाफ ईयरली पेबल होता है, कहीं क्वार्टरली होता है, कहीं ईयरली होता है। तो इसके लिए कभी परेशान मत होना, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगर 5 महीने बोल दे, 4 महीने बोल दे, 6 महीने बोल दे, मैं एक तरीका आपको सिखा दूंगा, उस तरीके से आपका कोई सवाल कभी नहीं फंसेगा, है ना। हो तो प्रतिवर्ष 15% की दर से इतना 8192 रुपये एक सही 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8192 रुपीज फॉर 1 होल 1/4 ईयर्स एट 15% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। कैसा है 5 मंथली है। चलो हम बात करते हैं पूरे क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया होगा अच्छे से, है ना। अब देखो, अब इसका सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आप सोल्यूशन जब करेंगे तो, और कैसे करेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम में करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूं। क्या करना होगा, पहले 5 मंथ है, कैसा है 5 मंथ, 5 मंथ है, तो हमें कितने साल का ब्याज चाहिए, 1 सही 1/4 ईयर है। तो इसको बदलेंगे बेटा, कितना हो जाए 1 साल 1 सही 4, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, प्लस 1/4 साल में कितने महीने होते हैं 3 महीने, कुल कितने महीने हो गए 15 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, सबसे पहले तो आप देखोगे कुल कितने महीने हो गए, और 5 महीने पर ब्याज लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, 15 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया 3 आया, मतलब 3 बार ब्याज की गणना होगी। कितनी बार होगी, 3 बार। इसी को हम n कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम n कहते हैं, मतलब 3 बार ब्याज की गणना हो रही है, इसी को हम n कहते हैं। कभी टी से ब्याज नहीं चलता है, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो कभी टी भी मत करना, टी सिर्फ समय होता है, ब्याज की गणना एन होती है। तो एन कितना आया 3 आया। अच्छा अब रेट बदल जाएगी, 12 महीने की रेट कितना दिया है 15% दिया है। ये बताओ भैया, तो 5 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, ये 25/4% हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेशियो में, आपने पढ़ा होगा, तो 25/4 है इंटू 1/100 है, तो 1/16 रेशियो में इसे हम 1/16 कहते हैं, हाँ या ना।
अगर हम 25/4% की बात करें तो इसको कहते हैं 1/16। और परसेंट आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। क्या करना होगा, अब ब्याज कैसे निकालते हैं सुनो मेरी बात। जो पैसा दिया हो बच्चा, कितना है 8,192 दिया है, कितनी बार ब्याज है 3 बार, 3 डंडा चुपचाप ऐसे खींच लो और सब पर 1/16 लिखो। कितना लिखोगे 1/16, सब पर लिखो 1/16। पहला इसका 1/16 निकालोगे तो 16×5 80 और 1 16 कम 16, 16 दूनी 32, फिर 16 से काटोगे तो 16 दूनी 32, ये 16 3 48 और 16 दूनी 32, फिर ये 2 आएगा। अब क्या करोगे, 3 बार में जब ब्याज होता है तो 331 से गुणा करते हैं। किससे 331 से। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लें क्या कोडिंग होती है। अगर 2 साल की कभी बात करता है तो हम किससे गुणा करते हैं 2,1 से। मेरा पूरा वीडियो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत मजा आएगा, उसमें सब कुछ मैंने समझा रखा है। 4 साल का होता है तो 4641 होता है, ये सब कोडिंग होती है। तो जल्दी से देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 × 6 15, 15 36 हो गया, 3 दूनी 6, 96 हो गया, प्लस कितना 2, तो 6 2 8, 8 6 कितना 14, आखिर में क्या आ रहा 4। तो मेरे एक ही ऑप्शन में आखिरी में 4 है, तो आंसर हो जाएगा 1634 रुपये। तो कभी कभी ऑप्शन से भी लगा लिया करो, क्योंकि ऑप्शन देख करके भी जल्दी उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आखिरी में यूनिट डिजिट से मिला लो तो एक ही नंबर है जिसमें 4 है, 4 जीरो है, बाकी 4 जो है कितना है 4, आखिरी में 4 होना चाहिए, इसमें आखिरी में 0 है, इसमें आखिरी में 0 है। तो इसको जोड़ोगे आखिरी में क्या आएगा 6 2 8, 8 6 14, 1 हो गया, 9 1 10, 10 3 कितना हो गया 13 हो गया, कैरी कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, है ना, और 1634 आ गया ये तुम्हारा। कितना आ गया 1634। चलिए बात करते हैं अगला सवाल। बहुत प्यारा सवाल है, इसको पूरा पढ़िए, बोर्ड स्ट्रीम का सवाल है। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि x और y किसी नदी पर 2 बिंदु हैं। बिंदु P और Q सीधी रेखा XY को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी XY के समांतर बहती है और किसी नाव द्वारा x से q तक और y से q तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। चलो इस सवाल को पूरा हम लोग समझते हैं, पहले इसकी लैंग्वेज पूरी समझते हैं। पहले देखो ध्यान से, पहले इसकी पूरी लैंग्वेज समझते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको मैं पढ़ाता हूं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, देखो ध्यान से, जैसे ये कोई नदी है, ये x और y है, बहुत ध्यान समझना, x और y है। धारा इधर बह रही है, धारा किधर बह रही है, धारा इधर बह रही है। इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। और कौन बांट रहा है, एक P है और Q 3 बराबर डिस्टेंस में, मतलब ये भी D है, ये भी D है और ये भी D है ना। अब देखो, एक बंदा है जो यहां से यहां तक जाता है, कितना दूरी तय करता है 2D तय करता है। और किधर है, धारा की दिशा क्या होती है x + y होती है। क्या होती है, x + y होती है। अब देखो ये रेशियो बना रहा है और ये वापस कितना आ रहा है, ये D है, तो इसका रेशियो जो है ये D है, तो D अपान कितना हो जाएगा, उल्टा जब चलता है तो x - y। ये x क्या है, x तुम्हारी नाव की चाल है, x क्या है, नाव की चाल है, नाव की चाल, और y क्या आपकी है, y आपकी धारा की चाल है। बहुत ध्यान समझना, y क्या है, धारा। तो यहाँ उल्टा जाएगा तो x - y। अब देखो dd क्या हो गया, कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 2x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस कितना, x + y हो जाएगा। अच्छा, इसका समय भी दिया है, इसका क्या दिया है, इसका मुझे समय भी दिया है। अब देखो यहाँ से dd कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 उधर ले जाओ, 2x - y अपान x + y। इसका पूरा समय कितना दिया है बताओ पूरा, तो ये समय दिया है, ये बराबर समय दिया है 4:5। कितना दिया है, तो ये 4/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा, 10x - 10y बराबर कितना, 4x प्लस कितना 4y। अब देखो उधर जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10 4 14y हो जाएगा। अब 2 3 6, 2 7 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया 7, y बराबर कितना आया 3। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा शांत, ये कौन सी आई है, 7 कौन सी आई है, ये शांत जल की आई है। कौन सी आई है, शांत जल की। तो धारा के साथ धारा की दिशा में जब बात करेंगे तो शांत जल में जो चाल होगी प्लस धारा की भी ऐड कर देंगे, और साथ में धारा लिया है। तो आंसर हो गया 10:3। कितना हो गया, 10:3। ये डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10:3। अच्छा, अब इसका हम आपको पूरा बेहतरीन तरीका दोबारा समझाते हैं। देखो क्या करना होगा, जैसे हम कहें कि ये कोई XY है, बहुत ध्यान समझना आप, और इसको 3 बराबर भागों में बांटता है। ये P है और ये क्या है,
क्यू है। ये सब डिस्टेंस क्या है, बराबर है, या कह सकते हो ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अब देखो यहां से यहां तक जाने में समय लग रहा है 4 और यहां से यहां तक आने में समय लग रहा है 5। अब बताओ ये दूरी है दुगनी, तो अगर ये दुगनी दूरी तय करता तो कितना लगता, 10। अगर दूरी बराबर कर दें तो ये फिर 4, तो ds में कितना लग रहा है, ds में लग रहा है 4 और us में कितना लगेगा, us में 10 लगेगा। इसका मतलब रेशियो बना 2 कितना 5 लगा। कितना लगा, 2:5। अब हम आपको सिखाए थे अगर नाव और धारा का हमें चाहिए तो क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देते हैं 5 2 7, एक बार इसका अंतर लेते हैं 3। अब देखो ये कैसा आता है, ये आता है स्टिल वाटर का। कैसा आता है, ये आता है स्टिल वाटर का। अब स्टिल वाटर का आता है तो इसका मतलब अगर हमसे धारा की दिशा में पूछेगा तो क्या करेंगे, 7 + 3, नाव प्लस धारा कर देंगे, रेशियो धारा, तो आंसर होगा 10:3। ये समझ लो ऐसे, ये 10:3। हमने क्या किया, ये दुगनी दूरी का समय हमको दिया था 4 और ये सिंगल दूरी का दिया था 5, तो हमने क्या किया, इस दूरी के बराबर, क्योंकि सभी दूरियां क्या हैं, बराबर हैं, तो हमने इसको भी डबल कर लिया, 2 हिस्सा ये भी कर लिया, 2 हिस्सा ये भी कर लिया, दूरी को निश्चित कर दिया। दूरी क्या कर दिया, दूरी को निश्चित कर दिया। दूरी क्या कर दिया, दूरी को निश्चित मतलब कांस्टेंट कर दिया। चलिए देखिए सवाल दोबारा इसको। अब पेपर में इसको मान लो करना था तो कैसे करते, बहुत ध्यान समझो। अगर इस सवाल को तुम्हें पेपर में करना था तो कैसे करते, देखो जैसे इस क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा यहां तक कर देते हैं, ठीक। अब मान लो ये क्वेश्चन आपका है सामने, तो वहां कैसे सॉल्व करते, पेपर में स्पीड कैसे आती है आपकी, देखो कैसे स्पीड आती। यहां समय दिया है 4:5, यहां बोला है 3 बराबर भाग हैं, कितने हैं 3, x से q तक 2 हिस्सा है, तो इसको यही डबल कर देते, 4 अनुपात कितना कर देते 10, ये कितना बनता 2 अनुपात कितना 5, एक बार जोड़ते 7, एक बार घटाते 3। अब धारा की दिशा में पूछा है, नाव क्या बोला है, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो जुड़ जाएगी, 7 3 कितना हो जाएगा 10, और इसमें बोला है नदी की धारा मतलब कितना 3, 10:3, ये उत्तर हो जाता है। ऐसे सोचना है, क्लियर है। चलो बात करते हैं अगला सवाल। बहुत प्यारा सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल है, ऐसा क्वेश्चन खूब आता है आजकल। पूरा क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 सही 1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो। टू डू अ सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द first day. I alone can complete the same work in 24 days. If the work get completed in 11 whole 1/3 days, then B alone can complete 7/9 part of the work in, है ना। ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बेहतरीन क्या हो सकता है, देखो ध्यान से क्या हम कर सकते हैं। इसका जब सोल्यूशन की हम बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि दोनों जब वैकल्पिक समय से करते हैं, ए एंड बी जब वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं या वैकल्पिक बोलते हैं अल्टरनेट डेज, क्या बोलते हैं अल्टरनेट डेज बोलते हैं। तो बेटा कहता है कि कुल कार्य 11 सही 1/3 दिन में होता है, 11 सही 1/3 दिन में। और शुरू कौन करता है, इसमें सबसे पहले देखा करो कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है, तो 11 सही 1/3 दिन में हो रहा है। और ये देखा करो कार्य शुरू कौन करता है, तो शुरू कौन कर रहा है, शुरू कर रहा है बी। अब देखो बी करेगा पहले दिन, फिर बी करेगा 30वें दिन, फिर बी करेगा 5वें दिन, फिर बी करेगा 7वें दिन, फिर करेगा 9वें दिन, फिर करेगा 11वें दिन, क्योंकि वैकल्पिक है। पहला दिन, फिर दूसरे दिन कौन आएगा ए, फिर तीसरे दिन कौन आएगा बी, फिर चौथे दिन कौन आएगा ए, फिर 5वें बी, फिर छठे ए, फिर 7वें बी, ऐसे चलेगा 11 होल 1/3, क्योंकि 11 दिन तो पूरे हैं, फिर 12वें दिन का 1/3 हिस्सा है। ठीक, अब देखो पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन और 11, 1 2 3 4 5 6, तो बी ने काम किया 6 दिन। अब बचे कितने, 11 सही 1/3 दिन में 6 हटा दो, तो 5 सही 1/3 बोलो, चाहे बोलो 16/3। तो 16/3 दिन कौन करता है, ए करता है। लेकिन यही पूरा काम ए अकेले 24 दिन में भी पूरा कर लेता है। यही पूरा काम ए अकेले 24 दिन में भी पूरा कर लेता है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखो क्या करेंगे, ए को एक साथ ले जाओ, उधर ले जाओ भाई, तो 6b बराबर
उधर ले जाओगे 24a माइनस 16/3a हो जाएगा। और हल करो भाई, 6b बराबर 24 तियां 72, 72 में से 16 हटाओगे तो 72 में 16 हटाओगे तो 12 हटा दोगे तो कितना आएगा 60, और 4 और हटाओ 56 आएगा, 56a/3। अब 2 से काटो, 2 तियां ये 28 हो जाएगा, तो 3 तियां 9, 9b बराबर कितना हो जाएगा 28a, मतलब b की क्षमता 28 हो गई, a की क्षमता कितनी हो गई 9 हो गई। अब देखो क्या करेंगे, अब निकालेंगे कार्य, सभी को साफ साफ दिख रहा होगा। अब निकालेंगे कार्य। कार्य कैसे निकालते हैं, कार्य वो जो लिखा था a इंटू 24, यही तो कार्य है, यही तो कार्य है, और यहाँ पर ये भी तो कार्य है, ये क्या है ये भी कार्य है, तभी तो दोनों को आपस में हमने क्या किया है बराबर किया है। अब देखो यहाँ पे तो a की क्षमता कितनी है तुम्हारी 9 है, तो यहाँ 9 से गुणा कर देंगे तो कार्य कितना आ जाएगा, कार्य आ जाएगा 24 गुणे 9, कितना कार्य आ जाएगा 24 गुणे 9। अब यही काम कौन करेगा, अब देखो 24 गुणे 9 का कितना हिस्सा करवाना है 7/9 हिस्सा काम होना है, तो 7/9 कौन करेगा b, और b की क्षमता कितनी है 28 है, b की क्षमता कितनी है 28, तो 9 9 कैंसिल, 7 चौक 28, 4 से काटो 24 को कितना आएगा 6 आएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा 6 दिन। डी आंसर इज करेक्ट। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर इज करेक्ट। सभी को समझ, डी ऑप्शन दिख गया होगा आपको, डी आंसर क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, दोबारा समझ लो, ए बी अल्टरनेट डेज में करता है, कुल समय है 11 सही 1/3, कितना है 11 सही 1/3। तो क्या करेंगे हम इसको अल्टरनेट डेज में वर्क कराएंगे। पहले काम कौन शुरू करता है, काम शुरू करता है बी, तो पहले कौन काम करेगा बी, तो पहले दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन बी करेगा, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन, फिर 11वें दिन, है ना। और एक कैसे करेगा, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन और 10वें दिन, और अंतिम जो दिन चल रहा है 12वां दिन, है ना। तो ये ऐसे चलेगा पूरा। चलो हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में। बहुत प्यारा सवाल, इसका एक तरीका हम आपको बहुत बढ़िया बताएंगे। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो पहले। कहता है 28 संख्याओं का औसत, क्या कहता है 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है, और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिया जाने पर शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो इसका अगर बेसिक आप लगाओ तो बेसिक पे आप समझ लो कि पहले कितनी है, बाद में क्या है, ये 14 संख्याओं का औसत 74 है, 15 का हमें 84 है, तो 14 गुणे कितना लिखेंगे 74, और प्लस कितना लिखेंगे 15 गुणे कितना लिखेंगे 84, इसको एक साथ करेंगे, माइनस करेंगे कितना 28 गुणे कितना 77। ये पूरा हल करेंगे, हल करके हमारी वो 14th नंबर आएगा। कौन सा आएगा 14th नंबर आएगा। वो जो 14th नंबर आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरे सम में से, इसका जो सम आएगा उसमें से हटा देंगे, और फिर उसको हम 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत आएगा। लेकिन हम इसका आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा पूरा, अब सिर्फ इसको समझो, देखो ध्यान से। जैसे मान लो इसको लगाना है तो क्या करेंगे, पहले ऐसे समझो, 28 संख्याओं का औसत कितना है 77, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 14 संख्याओं का कितना है 74, और 15 संख्याओं का कितना है 84। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम करेंगे कि 77 से 74 कितना कम है 3 कम है, तो यहाँ पर ये 3 कम है, तो 1 पर 3, तो 14 पर कितना असर करेगा, कम है, 14 तियां 42, माइनस का 42 हो जाएगा। ये वाला इंटू आपको नहीं करना पड़ेगा, इतनी गारंटी है मुझे। अब देखो 3 कम है, 14 तियां 42, ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तुम्हारा 7, ये हो गया 105 का है का प्लस का। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर ये प्लस का, दोनों का डिफरेंस कितना आया 105 में प्लस का है, 42 माइनस का है, तो घटा दो, 5 में 2 गया 3, और ये 63 आया, कितना आया 63। ये 63 जो नंबर है ये क्या है, देखो 15 14 कितने हो गए 29 हो गए, बहुत ध्यान समझना, 14 15 कितने हो गए 29 हो गए, नंबर कितने हैं 28 हैं। अगर किसी को जोड़ने से, किसी नंबर को जोड़ने से अगर बढ़ रहा है, मतलब क्या है वो औसत से ज़्यादा है, तो कितना बढ़ रहा है 63, तो औसत से ज़्यादा है, तो 14th नंबर जो आएगा वो आएगा तुम्हारा कितना 63, कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 63,
और प्लस 77, मतलब 7 × 10, 7 6 13 140। यहाँ पर देखो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा, 140 आएगा। जब इसको आप गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे और जोड़ करके इसके गुणे से इसका गुणा इसमें माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 140। इसका वाला नंबर कितना हो गया, 100। अब क्या करोगे, 28 × 77, अगर बेसिक लगाते हो तो 140 हटा देना और बटे भाग कर देना किससे, 27 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा इसको हल करने पर। यहाँ क्या करोगे, देखो तो यहाँ हमें नंबर पता चल गया 140, कितना पता चल गया, 140। अब देखो हमें निकालना है कितना, कि वह संख्या हटा दें तो कितना हमारा औसत बैठेगा। अब देखो 28 संख्याओं का कितना औसत है, 77 है। कितना है, अब देखो 28 का कितना है, 77 है। इसका मतलब हमारा औसत क्या होगा, कितना कम हो रहा संख्या घटा रहे हैं, 140 को हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं, 140। तो 140 जब हटेगा तो 140 को भाग कर दो किससे, 27 से भाग कर दो। तो 7 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, और 9 से भी कटेगा नहीं, 7 27 28 संख्या है। 140 क्या करो, 27 से भाग करो, कितना जाएगा तुम्हारा, लगभग कितनी संख्या, 14वीं संख्या हटा रहे हैं। तो सम कितना हटा, 140 हटा। तो किनका हटा, 28 लेको। अच्छा देखो 28 पे देखो तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो कितना 20, ऐसे 5 हो रहा है। लेकिन इसको तुम जो है इसी हल करो, 140 बटा कितना, 27, लेकिन लगभग कितना जाएगा, 5 के आसपास जाएगा। तो 74 है कितना, 77 है ना, 20 × 60, 20 × 60। अगर हम 77 को भाग करते हैं कितना, 140 हटाते हैं, तो यहाँ पर जो है तुम यार इसको गुणा करो, यहाँ पे इसको गुणा करोगे तो इसमें इसको हल करना, आखिरी यहाँ पे वही करना पड़ेगा, 28 × 77। तो उससे अच्छा यहीं कर लो, 28 × 77 माइनस 140 बटा 27, आखिरी वही कर, ये पूरा गुणा करके उसमें से हटाना है, या अलग अलग भाग कर दो, इसको अलग भाग करो। देखो इसको अलग भाग किया है, इसको अलग भाग किया, इसके गुणे को अलग भाग कर दो, तो इसका औसत कितना है, 77। अब देखो हमने क्या किया, 77 माइनस इसका कितना औसत है, 28 × 77 बटा 27 है। 28 नहीं करना है, 28 × 77 बटा 27 करना है। 28 × 77 बटा इसका गुणा करोगे बटा 27, इसको कैलकुलेशन करना, देखो कितना आता है, माइनस 140 बटा 27। वही तो ये लिखा हुआ है, 28 × 77 माइनस 140 बटा 27। चाहे अलग अलग डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे हल कर लो, यहाँ ऐसे करके तुम्हें इतना करना पड़ेगा, और यहाँ बस कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 28 का 77 है, कितना कम है, 3 कम है, 14 पे कितना, 42। यहाँ कितना ज़्यादा है तुम्हारा, 77, तुम्हारा 7 ज़्यादा है, 7 15 7 105, इसका डिफरेंस आ गया 63। अगर प्लस में है तो इसमें आप जोड़ दीजिए, औसत में कितना हो जाएगा, 140। वही संख्या है जो संख्या जोड़ी गई है, समझ गए। यहाँ गुणा करके आ जाएगी, इतना हल करना पड़ेगा। अब इसका आंसर तुम्हारा 74.7 आएगा, कितना आएगा, 74.7। मुझे इसका आंसर याद है, आप लोग इसको लगाना, हल करना, यही आंसर आएगा। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना जरा। जब बोलता है समानुपात हो जाए, क्या बोलता है, जब बोलता है समानुपात हो जाए, बहुत ध्यान से देखना। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाए तो इस क्रम में संख्याएं क्या हो जाए, समानुपात। इसका जब बेसिक तरीका होता है, तो बेसिक कैसे लगाते हैं, देखो ध्यान से। तो 19 माइनस एक्स बटा 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 91, 55 माइनस एक्स कितना, 55 माइनस एक्स अपान 91 माइनस एक्स, ये पूरा हल होता है। तो यहाँ जब पूरा हल करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, x बराबर 7। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अब 7 कैसे आएगा, इसको क्रॉस चेक करते हैं, अथवा कैसे लगाते हैं, देखो ध्यान से कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ कितना है, 28 है, फिर कितना है, 55 है, और फिर कितना है, उसके बाद कितना है, 91 है। अब देखो सब में से 7 घटाओ, 7 ही आंसर क्यों होगा, मैंने 5 क्यों नहीं किया, 8 क्यों नहीं किया, 9 क्यों नहीं किया, ये आप सोच रहे होगे। अभी मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। अब इसमें क्या है, मैंने 7 जो है मैंने घटाया तो कितना आया, 12 7 19 होता है। यहाँ मैंने 7 घटाया तो 21 हो गया, यहाँ 7 घटाया तो 48 हो गया, यहाँ 7 घटाया तो 84 हो गया, कितना, 84। अब 16 3 48 कितना, इसको 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 सत्ती 21। अब 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 सत्ती 84। देखो दोनों में आंसर क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। इसी को समानुपात कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को समानुपात कहते हैं, मतलब समान रेशियो बन जाए, ये समानुपात। तो इसमें 7 घटाने पर देखो, अब देखो 5 क्यों नहीं होगा, अब 19 में जरा 5 घटाओ, कितना बचेगा, 14 बचेगा।
28 से 5 घटाओ कितना बचेगा, 23 बचेगा। 55 में 5 घटाओ 50 बचेगा। 91 में 5 घटाओ 86 बचेगा। अब देखो इनमें कोई रेशियो, इनका रेशियो बना, ये 50 दूनी 2, ये 14 दूनी 28, इसमें कोई संबंध ही नहीं बन रहा आपस में। अच्छा 8 घटाए, देखो 19 में 8 गया 11 बन रहा है, यहाँ 8 घटाओ 20, 11 अनुपात 20 बना। इसमें 8 घटाओगे तो 47 बैठ रहा है, इसमें 8 घटाओगे तो तुम्हारा 84, 85 कितना, 8 घटाओ 1 7, 83 बैठ रहा है। इनमें कोई आपस में संबंध नहीं बैठ रहा है, तो 8 नहीं होगा। 9 घटा के देख लो भाई, 9 घटाओगे इसमें 10 आएगा, इसमें 9 घटाओ तो यहाँ पे 19 आएगा। 10 अनुपात 19 क्या बन रहा, 9 घटा के देखो, उसमें 9 घटाओ 55 में, तो 9 घटाओ कितना आएगा, 46 आएगा भैया। यहाँ 9 घटाओ तो 1 8 82 आएगा, कोई बना, 2 से काटोगे, यहाँ 23 अनुपात कितना हो गया, 23 अनुपात 41 होगा। यहाँ तो नहीं आ रहा है 9 10 अनुपात 19, इसलिए ये सब ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ 7 आंसर होगा। तो चाहे इसको ऑप्शन से कर लो ऐसे, और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x बराबर 7 निकाल लो, बस इसको आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आपको बाई ऑप्शन ही ज़्यादा सही रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए। आई बात समझ में। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा सवाल है। कहता है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने में बेचता है। बहुत सुंदर सवाल। मैंने कहा था आपसे, अगर याद करो तो मैंने कहा था आपसे कि जब सेलिंग प्राइस समान होता है, SP1 बराबर SP2, 2 कंडीशन होती है। एक तो मैंने कहा था प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होता है, तो ऑलवेज लॉस होता है, याद है, ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन कहा था जब प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट होता है, तो वहां आपको हल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। किससे, रेशियो से करना पड़ता है। उसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ना कोई इफेक्टिव होता है ना कुछ। कभी इसमें इफेक्टिव मत लगा देना, या ऐसे सवाल में कभी भी इफेक्टिव मत लगा देना, ठीक है, गलती से भी मत लगा देना इफेक्टिव। तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना इस सवाल को। कहता क्या है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचता है। एक पर 19% लाभ और दूसरी पर 11% हानि होती है। उसका संपूर्ण परसेंट या लॉस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा। अब देखो सभी ने सवाल पढ़ लिया होगा, अब इसको लगाते हैं, देखो ध्यान से कैसे। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखो बेच कितने का रहा है, 10,591 का, तो 19% लाभ है, तो क्या होगा 119/100 पहला हुआ। तो ये क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, है ना। दोबारा कितना 11% हानि है, तो ये 89 हुआ, ये कितना 100 हुआ। ये क्या हुआ, ये भी CP हुआ, और ये क्या हुआ, ये भी SP हुआ। उसने बोला है कि SP बराबर है, ये क्या बोला है, इसने बोला है कि SP क्या है, ये SP बराबर है, तो ये SP बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो SP क्या हो जाएगा बराबर। देखो 119 को 89 से गुणा करोगे तो 89, 119 को 89 से गुणा करोगे तो 9 9 81, इसको गुणा करोगे आपको वही आ जाएगा 10,591, ये आ जाएगा। और नीचे गुणा करोगे 89 100 आ जाएगा 8900, है ना। ऐसे इसको गुणा करोगे आप तो वही सेम, SP तो सेम है तो वही आएगा तुम्हारा, जो एक बार इंटू आ जाएगा वही बार आएगा, है ना। तो 119 गुणे 89 करोगे दोबारा वही चीज़ वहाँ आएगी। तो यहाँ 1000, ये तुम्हारा 11,000 कितना हो गया 900। और कुल SP क्या हुआ, अब देखो SP ऊपर हो गई तो ये कुल SP ऐड कर दो, यहाँ कुल CP ऐड कर दो। तो क्या करोगे देखो ध्यान से, ऊपर जोड़ोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 9 9 18, हासिल आया 1, 5 5 10, 10 1 11, ये हो गया, और 1 1 2, 21,182। नीचे जोड़ो कितना हो जाएगा 0 0, 9 9 18, कैरी आया 1, और 11 8 19 1 20, 20,800। कितना ज़्यादा है, देखो 2 आया, यहाँ कितना आया 8 आया, यहाँ आपका 11, और 11 कितना, 11 में 8 गया 3 आया, 382 बटा कितना 20,800 गुणे 100। इसको आप हल करो, कैंसिल करोगे, 2 से काटो, ये 104 हुआ, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 कितना 2 9 18, है ना, 2 1 कम 2, 191। और हल करोगे तो 104 है, 191 है, तो ये आंसर तुम्हारा लगभग कितना जाएगा 1.8, क्योंकि 2 तो जा नहीं रहा है। देखो 10% तो होगा नहीं, सीधी ऐसे समझो 10% तो होगा नहीं, अब 5% तो हो नहीं रहा है, 104 है वहाँ 191, लगभग 1.8% जाएगा। कितना जाएगा 1.8%, ये वो भी प्रॉफिट जाएगा, क्योंकि 104 यहाँ है, 191, 2 डबल तो है नहीं जो 2% होगा, गुणे 100 भी तो है ना। तो 191 बटा कितना है 104, तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, क्योंकि डबल होता 2 पॉइंट जाता, तो 1.8 के आसपास जाएगा। डबल के पास है ना, तो 1.8% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में। क्या करेंगे इसमें हम, ये रेशियो बना लेंगे,
ध्यान समझो क्या करेंगे, यहाँ 119/100 ये बना लेंगे, दूसरा 11% हानि है तो 89/100 बना लेंगे, इनको आपस में बराबर कर लेंगे, वो SP हो जाएगा, जोड़ देंगे, पहले एक दूसरे को गुणा कर लेंगे। अच्छा ये ऐसा है कि वही गुणा हो जा रहा है इसलिए ऐसा हो जा रहा है। अब 119 को 89 से गुणा करोगे तो तुम्हारा 10,591 ही आ जाएगा, है ना। अब देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल तो हम बताते हैं, पढ़ो पूरा सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:8 है। अब कहता है यदि A और B में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो A और B का योगफल, कभी भी योगफल पूछता है, अगर रेशियो दिया है और तुमसे योगफल पूछा है तो सदैव रेशियो के सम से डिवाइड कर भाग करके देख लिया करो, सबसे आसान तरीका होता है। तो 8 5 13 से और 3 2 5 से, दोनों से नंबर कटना चाहिए। कब? 13 से कब कटना चाहिए? शुरुआत में। तो 65 है, ये भी कट रहा है, और ये नहीं, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। अभी 3 आंसर हो सकते हैं। अब देखो बोला है प्रत्येक में 5 जोड़ता है, तो प्रत्येक में 5 जोड़ता है तो कितना जुड़ जाएगा? 10 जुड़ जाएगा। एक संख्या में 5 जोड़ेगा, 2 में कितना जुड़ेगा? 10, तो 10 बढ़ जाएगा। तो ये तुम्हारा 65 10 75 हो जाएगा, 91 10 101 हो जाएगा, 78 10 88 हो जाएगा। अब देखो 5 से ना ये कट रहा है ना 5 से ये कट रहा है, सिर्फ यही कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और इसको बेसिक लगाना चाहो तो 5x मान लो प्लस 5 कर लो बटा 8x मान लो प्लस 5 कर लो बराबर 2/3 कर लो। क्रॉस हल करोगे तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, कितना होगा? 8 5 13, x बराबर 5 आएगा, है ना। तो इसका मान निकालना है तो 8 5 13, तो 13 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे हल कर सकते हो। अब देखो ये ट्रेन का सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से समझना इसको। कहता है 240 मीटर लंबी ट्रेन, क्या कहता है? 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर/आवर की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से वह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी? इसका सल्यूशन देखो क्या करते हैं। सबसे पहले देखो करते क्या है, देखो ट्रेन भी जा रही है, ये ट्रेन भी जा रही है और एक आदमी भी जो है उसी दिशा में भाग रहा है। तो इसकी चाल अगर x है, इसकी चाल कितनी है? 6 है, तो इसका मतलब x - 6 हो जाएगा। ये चाल हो गई। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय, और दूरी कितनी है बेटा? 240 है, और समय कितना लग रहा है? 9 सेकंड लग रहा है। तो दूरी 240 हो गया और बटा कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखो ये है किलोमीटर/आवर में, ये है मीटर/सेकंड में, तो क्या करेंगे? चेंज कर देंगे किलोमीटर/आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 100 कितना? 2 1 कम 2 120, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 240 मीटर लंबी ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। तो 240 को अगर हम 9 से भाग करें, चाहे ऐसे करो तो अच्छा 3 से 5 से काटोगे, गड़बड़ काट दिए थे, 9 दूनी 18 हो गया, 5 से काटोगे तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा, और 48 दूनी कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ये 96 हो जाएगा, और ये 6 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 96 और 6 कितना होता है? 102 हो जाएगा। तो ट्रेन की चाल हो गई 102 किलोमीटर/आवर। कितनी चाल हो गई? 102 किलोमीटर/आवर। किसकी चाल हो गई? ट्रेन की। दोबारा समझो, ये क्या है? सापेक्ष चाल है। ये क्या है? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्यों घट गई? सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट होता है तो प्लस होता है। अगर ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब देखो 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करना, जब सुरंग को पार करेगी ट्रेन की ये लंबाई और ये लंबाई दोनों ऐड कर देंगे। तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, या जिसकी लंबाई मीटर में होगी उसे पार करेगी तो लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी ट्रेन के साथ। तो यहाँ क्या होगा? ये 2 ले लो, और 4 7 4 11 हो गया, 3 2 5 612 हो गया। 612 मीटर चलना है। कितनी चार्ज चलता है? 102 से चलता है, तो उसको चेंज कर लो मीटर/सेकंड में। 5 गुणे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आप हल करोगे इसको तो कितनी बार जाएगा? 2 से काटो, 2 पंचे 10, 1 हो जाएगा, फिर 2 9 18। अब 17 से काटो, 17 तियाँ कितना? 51, 17 तियाँ 51, 17 17 छक्का 102, 36 हो जाएगा। 3 से कितना आएगा? 12 आएगा। 12 नवियाँ कितना आएगा? 108 आएगा, और बटा कितना है तुम्हारा? 5 है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। 21.6 कितना आएगा? 21.6। ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये है आज का आखिरी सवाल। 10 क्वेश्चन की सीरीज में आज का आखिरी सवाल है। कहता है कि पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है। तो हम जानते हैं ब्याज क्या होता है? R × T होता है। ऐसे याद रखो, ये SI होता है। ये क्या होता है?
SI होता है जब मूलधन क्या होता है 100%। इस चीज़ को ध्यान रखना आप सभी। तो पहले 2 साल के लिए 8%, तो क्या हो जाएगा 16%, हाँ ना, पहले 2 साल के लिए। फिर कहता है अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक रेट कितना है 10% है, तो 10 चौक कितना हो गया 40% हो गया। अब कहता है उसके 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। तो ये बताओ 6 साल और कितने साल का बोला है के बाद 9 साल का बोला है, तो 3 साल और लिया, 3 बार 36%, ये कुल ब्याज हो गया। इसको आप जोड़ो क्या हो गया, तो 6 6 12 एक कैरी 4 3 7 1 8 92%। तो 92% का मान दिया है 18,358.60 और हमको निकालना है 100% का मान। किसका मान निकालना है 100% का मान। अब इसको तुम यार हल करना, इसका कैलकुलेशन देखना क्या करना, 18,358.60 को डिवाइड कर देना 92 से। अच्छा 100 से गुणा करोगे तो ये हट जाएगा, तुम्हारा पॉइंट हट जाएगा। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 18,358.60/92। अब तुम्हें एक तरीका सिखाते हैं। अब देखो ऐसा काटो कि यहाँ क्या है आखिर में 6 है, तो 2 से क्या करोगे 3 होगा तभी गुणा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या तुम्हारा बन रहा है 18। इसको काटोगे, काटना ही पड़ेगा बेटा इसको, है ना। तो ये बराबर आ रहा है तुम्हारा, तो 92 गुणे हो गया, लेकिन तुम्हारा इससे बैठेगा नहीं तुम्हारा, है ना, क्योंकि 0 है आखिरी में। तो 0 कब आता है, जब 2 से 5 होता है आखिरी में, तो 5 वाला आंसर होगा, तो 7 वाला नहीं होगा और ये नहीं होगा। फिर 2 ऑप्शन बैठेगी 19,955 और 21,075। तो इसका आंसर हो जाएगा 19,955, 955। अब देखो कैलकुलेशन कैसे कि आखिर में क्या है 0 है, और 2 से किसको गुणा करें 0 आ जाएगा 5 से, तो इसलिए 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए। कौन सा, A वाला और D वाला, बचा कौन सा B और C वाला। अब इसको ये कैसे होगा, अब देखो ये कैसे होगा, ये तो आंसर मुझे तो याद है। आप क्या करोगे, इसको आगे काट करके पूरा निकालोगे। अच्छा दूसरा तरीका मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि पेपर में कैसे करोगे। इसका ले लो, आपका सम ऑफ ले लो डिजिट। सम ऑफ कैसे होगा, तो 6 8 से कितना हो गया, ये 8 1 9 खत्म हो गया, 6 5 11 11 3 14 14 8 कितना होता है 14 8 22, है ना, 22 2 2 4। यहाँ से कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आना चाहिए, तो 9 9 खत्म हो गया, 5 5 10 10 1 11 हो गया, कितना हो गया 11। तो 11 में 1 1 2 हो गया, और 9 2 11, 11 में 1 1 2 2 नहीं कितना हो गया 4, तो 4 4 बैलेंस हो गया, इसलिए ये आंसर हो गया 19,955। तो आज आपको स्पीड अगर बहुत तेज़ लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर स्पीड तेज़ है, लेकिन आप दोबारा समझो इसको। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ आप इनके सोल्यूशन देखो और कैसे इसको हम ट्राई करते हैं या कैसे हिट करते हैं वो आपको देखना है। धन्यवाद, मिलते हैं बेस्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। गुड नाइट।